और अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण के युद्ध मतलब रेस में जा रहा है, अगर चीन जा रहा है, अगर पाकिस्तान जा रहा है, तो हम तो भैया सैंडविच हैं, बीच में बैठे कैसे रहेंगे? पावर्ड कंट्रीज के बीच में सैंडविच हो गया है। एक तरफ से चीन है, दूसरे तरफ से पाकिस्तान है। दुनिया में कोई भी दूसरा न्यूक्लियर देश, क्योंकि हमें पता है परमाणु संपन्न देश अमेरिका है, दो तरफ से उसको दूसरे परमाणु देशों ने नहीं घेर रखा है। एक इंग्लैंड है, इंग्लैंड के भी बगल में केवल एक तरफ फ्रांस के पास न्यूक्लियर पावर है, दूसरे तरफ से सैंडविच नहीं है। रशिया के साथ दो देश नहीं है, चीन के साथ भी दो देश नहीं है, लेकिन भारत एकमात्र देश है जिसको दो तरफ से न्यूक्लियर पावर कंट्रीज परेशान किए हुए हैं। ऐसे में ट्रंप साहब ने जो न्यूक्लियर टेस्टिंग के बारे में कही, उसके बारे में मोहसिन भाई ने अच्छे से समझा दिया, पहले कपूर साहब ने भी समझा दिया। भारत के लिए आज उन्होंने ये भी कहा कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, उस समय एक समय ऐसा आया कि न्यूक्लियर वार की स्थिति आ गई थी और मैंने ट्रेड वार की धमकी देके ये चीज रुकवा ली। अब अगर वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वार की धमकी, न्यूक्लियर वार की स्थिति आ रही थी, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि भारत ने बहुत पहले, जिस समय हमने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसी समय हमने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बना ली थी। वो नो फर्स्ट यूज जो पॉलिसी थी, वो हमारे अभी के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उनके पिताजी के सुब्रमण्यम बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट थे, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी के निर्णय के अनुसार भारत ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बनाई थी। मतलब भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। चलिए, मतलब भारत पहले हमला नहीं करेगा। अब ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर वार होने वाला था, इसका मतलब पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर वार करने वाला था। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर वार करने वाला था, पाकिस्तान इस तरह की धमकी दे रहा था और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप साहब के कहने पर सीज फायर मान लिया, इसका मतलब तो ये होता है कि पाकिस्तान की धमकी के सामने हमारे प्रधान जी सरेंडर कर गए, क्योंकि हम तो न्यूक्लियर वार शुरू नहीं करते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि हमारे पास इतने अस्त्र शस्त्र हैं कि हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम जवाब देंगे। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने अगर धमकी दी। सिद्धार्थ, आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही है और इसीलिए मैं एक अगला सवाल आपसे ही कर रही हूँ। आपने कहा कि ये जो दावे हैं, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत बिल्कुल वर्ज पर थे न्यूक्लियर वॉर के, तो अब तो फिर प्रधानमंत्री को ये भी बताना चाहिए कि पहला जो इनिशिएटिव है न्यूक्लियर वॉर का, वो किसने लिया? भारत ने तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अगर साइन की है, तो इसका मतलब हम ये मान के चले कि पाकिस्तान ने पहला न्यूक्लियर अटैक किया होगा या अटैक करने की कोशिश कर रहे होंगे। यही तो हो रहा है, क्योंकि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, आप ध्यान दीजिएगा, करीब 88 घंटे चला था सीज फायर से पहले, जिस समय रोज दिन में 2 बार कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह आती थी और अपनी रिपोर्ट देती थी, वो हर हमेशा भारत बोल रहा था कि हम इसको एस्केलेट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं वो भी बता रहे थे कि हम केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहे थे। पाकिस्तान जब हमला कर रहा था हमारे ऊपर अलग अलग जगहों पे भी, तो हम भी जवाब में किसी पर सिविलियन टारगेट्स पर, मिलिट्री टारगेट्स पर अटैक नहीं कर रहे थे, हम उनके रेडार वगैरह को तोड़ रहे थे। तो भारत बार बार कह रहा था कि हम एस्केलेट नहीं कर रहे हैं। ये भारत का बिल्कुल स्टैंड था ऑपरेशन सिंदूर के समय। उससे पहले भारत का स्टैंड है कि हम नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी है। इसका मतलब ये इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ओर से सबसे पहले तो कहीं पर भी परमाणु युद्ध करने की कोई धमकी न थी, न तो कोई ऑप्शन था। ऐसे में अगर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ये युद्ध परमाणु युद्ध के कागार पर पहुंच गया था और मैंने उस परमाणु कागार पर पहुंचे हुए युद्ध को ट्रेड वार के द्वारा, अपने ट्रेड प्रेशर के द्वारा रुकवाया, इसका मतलब यह स्पष्ट है कि परमाणु जो ब्लैकमेल है वो पाकिस्तान की ओर से आया था। और उसके उस ब्लैकमेल आने के बाद अगर ऑपरेशन सिंदूर में हमने सीज फायर मान लिया, इसका मतलब ब्लैकमेल करने वाला ताकतवर घोषित हो जाता है, ब्लैकमेल करने वाला ताकतवर प्रमाणित हो जाता है। तो ये तो अब भारत के प्रधान जी के ऊपर काफी प्रेशर है कि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा था तो हमने उस समय उसके साथ सीज फायर क्यों किया, क्योंकि भारत तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी करता है। ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से ये अटपटी स्थिति भारत के लिए हो गई है, सिर्फ भारत के प्रधान जी के लिए नहीं, भारत की ये जो न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की, उसको भी शायद अब रिविजिट करने का समय आ गया है। क्योंकि अगर ट्रंप साहब अब बोल रहे हैं कि चाइना नए नए जखीरा अपना खड़ा कर रहा है, तो हम तो भैया सैंडविच आदमी है ना, उस तरफ से पाकिस्तान भी है, इस तरफ से चीन भी है, और दोनों अगर एक तरफ पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में हमको न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है, दूसरी तरफ अगर चीन कहता है कि हम अपना जखीरा बढ़ाएंगे, तो हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी लेके क्या करेंगे? हमको भी तो अपनी पॉलिसी शायद बदलनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, ये गंभीर विषय की इसके क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषय है, भारत की दूरगामी, भारत की संप्रभुता का विषय है।
ये चर्चा अब यहीं तक नहीं रहेगी। अगर ट्रंप साहब ने ये कहा है, इसमें बाकी वो क्या कहे, वो अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका रोज सुबह शीर्षासन भी करता है, जिम्नास्टिक्स भी करता है, हमें उससे क्या लेना देना, 7 समुंदर पार बहुत दूर है। लेकिन हमारे साथ तो समस्या है कि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरे तरफ चीन है और दोनों ही न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं। और हमें पता है चीन इतना ताकतवर है कि बिना न्यूक्लियर पावर के वो गलवान में आके बैठा हुआ है, 4000 स्क्वायर फीट जमीन को लेके बैठा हुआ है। हम नहीं जानते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के वही बार बार बोलते हैं, वही बोल रहे हैं कि चीन आके बैठा हुआ है। तो चीन बिना क्या कहते हैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल किए हुए कन्वेंशनल ताकत से अगर आपकी जमीन पर बैठा हुआ है, वैसा गुंडा अगर अब अपना परमाणु जखीरा भी बढ़ा लेगा, उसके बाद तो चीन एकदम क्या कहते हैं, जिस तरह से ये लोग बीजेपी का इकोसिस्टम हर जगह उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाता है, वैसे तो चीन बुलडोजर चलाते हुए पूरे भारत पर चल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक विषय है, क्योंकि भारत की जो एक न्यूक्लियर पॉलिसी है, अपनी डिफेंस की पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है भारत में। इसीलिए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के बावजूद हमने बहुत ज्यादा निवेश किया है। हमारे जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, मतलब हमारे पास जो परमाणु हथियार हैं, उनको हमने गिराने के लिए ट्रायड का इस्तेमाल किया। ट्रायड मतलब हम जमीन से भी उसको लॉन्च कर सकते हैं, जो मिसाइल वगैरह होती है, पृथ्वी आकाश, जो हमारे पास पृथ्वी अग्नि वगैरह से हम लॉन्च करते हैं, जमीन से हम उसको लॉन्च करते हैं, हवाई जहाज से, रफाल जैसे हवाई जहाज से हम उसको लॉन्च करने की हमारे पास ताकत है। अब तो हमारे पास पनडुब्बी से भी, सागरिका नाम की हमारे पास मिसाइल है, जो कि अरिहंत नाम का हमारा सबमरीन है, जो कि पनडुब्बी से भी हम लॉन्च, मतलब हवा से, पानी से और जमीन से, हम तीनों से लॉन्च करने की ताकत रखते हैं। इसीलिए क्योंकि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं, हम क्योंकि पहले हमला नहीं करेंगे, पहला हमला हम झेलने वाले हैं, तो पहले हमले में हमारे ऊपर जो डैमेज हो जाएगा, उसके बाद भी हमारे पास इतनी ताकत बची रहनी चाहिए कि हम सेकंड यूज कर सकें और सामने वाले को इतना जबरदस्त जवाब दे सकें। ऐसी स्थिति में हमें पता है ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे लोगों का कहना है, ट्रंप साहब का ही कहना है कि हमारे काफी सारे हवाई जहाज उड़ नहीं सके। हम दुनिया को पता है कि भारत के हवाई जहाज, जिस समय भारत ने ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, उसके बाद जब राजीव घाई वगैरह हमारे डीजीएमओ वगैरह ने रिपोर्ट किया, उन्होंने बताया, और हमारे जो एयर मार्शल भारती थे उन्होंने भी कहा कि शुरुआत में थोड़ा कैट फाइट हुआ था, थोड़ा दोनों तरफ लॉसेस हुआ, अगले दिन हमने अपना टैक्टिक्स बदला और हमने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये है कि अगर हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, इसका मतलब हवा में हम जो चाह रहे थे वो हम नहीं कर पाए, हवा में हम नहीं कर पाए, इसीलिए हम जमीन से ब्रह्मोस मतलब सेकंड ऑप्शन का इस्तेमाल किए। और थर्ड ऑप्शन हमारी जो नेवी थी, और क्या कहते हैं हमारा विक्रांत वगैरह, आईएनएस विक्रांत वगैरह, वो अरब सागर में खड़ा था पाकिस्तान से 400-500 किलोमीटर दूर, वो अपना जखीरा लेके खड़ा था, उसका इस्तेमाल करना नहीं पड़ा। तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक छोटे से क्या कहते हैं संघर्ष में हमने देखा हवा, जमीन और पानी, इसमें से हवा में हम थोड़ा बहुत हमको घाटा होने लगा, हवा में हम वो नहीं कर सके जो हम करना चाह रहे थे, हमको जमीन के ब्रह्मोस का इस्तेमाल करना पड़ा। ऐसे में अगर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि चीन अपना जखीरा बढ़ा रहा है, पाकिस्तान ने ब्लैकमेल कर दिया है, तब तो भारत को अपनी न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अब फिर से पुनर्चिंतन करने का बहुत गंभीर समय आ गया है। अब ये सब चर्चा हम और आपको टीवी पर बैठ के करें, इसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग चर्चा ही कर सकते हैं, हमारे पास तो नीति बदलने की हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। तो जिसके पास नीति बदलने का अधिकार है वो इस मामले में चुप है। वो अब बिहार में जाके कट्टा 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 फकीर होके कट्टे की बात कर रहे हैं, तो अब हम कैसे किससे पूछें? जिसको ये सब चर्चा करनी चाहिए वो बिहार की चुनावी रैली में फकीर होके कट्टे की बात कर रहा है, और हमको जिसको इसका हमारे पास इसकी ताकत नहीं है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, और सवाल पर मैं डॉक्टर संजय के पास आती हूँ, कि आपको क्यों लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात की, जबकि उनके एक्सपर्ट्स ये बात कह रहे हैं कि जैसे मौसी ने बताया कि क्रिस राइट्स ने कहा कि नहीं, हम उस तरीके से एक्सप्लोजन्स नहीं करेंगे। लेकिन इस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें क्यों की, और ये इंडिया के लिए, भारत के लिए, या खासकर मोदी जी के लिए ये कितने बड़े खतरे की घंटी है? जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि अलग अलग देश न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, खासकर उन्होंने चाइना और पाकिस्तान का जिक्र किया, क्या ये मोदी जी के लिए अब एक नई मुसीबत है? जी डॉक्टर संजय। अलग ये मामला सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ट्रंप जो है वो पब्लिकली प्रेशर करेंगे प्रधान को हमारे, कि वो माने इस बात को कि उन्होंने पीस कराया है, और वो अगर नहीं भी मानेंगे तो वो उनके सामने, उनके मुंह पे बोलेंगे, ये पब्लिक में भी और प्रेस के सामने भी, क्योंकि वो 50 से ज्यादा बार बोल चुके हैं
और हर रोज बोलते हैं, और अब तो ये कहने लगे कि उन्होंने परमाणु जंग रुकवाई है, ये नहीं कि सिर्फ वॉर रुकवाई है। तो और ये भी डर है कि वो प्रेशर डालेंगे ट्रेड के ऊपर और रशिया के ऊपर, ये वो। तो आप देखिए दोनों बार प्रधानमंत्री उनसे नहीं मिले, ना कनाडा में उनसे मिले, G7 में उन्होंने फोन करके बुलाया वाशिंगटन तो नहीं गए, और तीसरी दफा अब यहाँ पे जो मिलना था आसियान का तो भी प्रधानमंत्री नहीं। तो आपको लग रहा है कि अब ये जो परमाणु परीक्षण के जो दावे हैं इस पर भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे और इसको एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे? इसमें उनका बोलना वैसे जरूरी नहीं है। ये अब अमेरिका कुछ बोल रहा है, हमें तो कुछ बोल नहीं रहा, हिंदुस्तान को तो कुछ बोल नहीं रहा, तो हमें क्या जरूरत है बोलने की? कोई जरूरत नहीं है उनको बोलने की, पर जहाँ जरूरत है वहां पे भी नहीं बोल रहे, और जहाँ मिलना चाहिए वहां पे भी नहीं मिल रहे। नहीं, इसमें उन्होंने डायरेक्टली भारत को तो नहीं बोला है, लेकिन सिद्धार्थ मैं अब आपके पास आती हूँ कि उन्होंने ये तो बोला ना कि पाकिस्तान भी टेस्टिंग कर रहा है, चाइना भी टेस्टिंग कर रहा है। तो अगर आप उन दोनों चीजों को जोड़ कर देखिए तब तो फिर भारत के लिए एक बड़ा खतरा नहीं है, जिसका आगाह या जिसके तरफ आईना दिखाने की डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं मोदी जी को। कि आप हंसने लगिए, उस बात पर हंसिए कि देखो बंदर के हाथ में उस तरह आ गया है। दूसरा विकल्प यह है कि उस बंदर के हाथ से किसी तरह उस तरह निकलवा दीजिए, नहीं तो बंदर बहुत ज्यादा उत्पात मचाएगा। या तो आप खुद अपने घर से भाग जाइए कि भैया बंदर के हाथ में उस तरह आ गया है, मुझे मेरे घर में आके ना काट ले। अब मुझे ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप के पास भले बंदर के हाथ में उस तरह है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पास आज इतनी ताकत है कि वो अमेरिका से उड़ान भरवाता है अपने पायलट को कह के, 72 घंटे तक हवा में रहते हुए वो हवा में आता है, ईरान में बमबारी करके वापस चला जाता है। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी तो दुनिया में किसी दूसरे देश के पास नहीं है। चीन भी अगर हमला करता है तो पड़ोसी पर करता है, भारत में गलवान में घुसता है। रशिया भी अगर हमला करता है तो पड़ोसी यूक्रेन में घुसता है। अमेरिका एकमात्र देश है जो कि 7 समुंदर पार आके हमला करके वापस भी चला जाता है। तो ये बंदर इतना खतरनाक है कि इसके पास उस तरह नहीं AK-47 बंदर के हाथ में आ गया है। ऐसे में किसी बंदर के हाथ में AK-47 आ गया है और आप केवल उस पर हंसते रहिएगा, तब तो आप अपने ऊपर खतरा मोल ले रहे हैं। आपको अब दूसरी बात यह है कि आप अगर बंदर के हाथ से वो AK-47 छीनेंगे नहीं तो वो बंदर आपके ऊपर चलाना शुरू करेगा। तो आपने क्या तय किया? जिस तरह से मोहसिन भाई ने बोला कि चलो भाग जाते हैं, अपना ही घर छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब तो आप दुनिया के पहले विश्व गुरु हुए जो कि बंदर के डर से अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ही, ये तो मैं हास्य विनोद में कह रहा हूं, असल में बात यह है कि दुनिया में भारत एकमात्र देश है जो कि सैंडविच है 2 परमाणु संपन्न देशों से, एक तरफ चीन दूसरी तरफ पाकिस्तान। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि एक तो ये कि ऑपरेशन सिंदूर के समय ये परमाणु युद्ध के कागार पर चला गया था, दूसरा ये कि आने वाले समय में परमाणु परीक्षण दुनिया में और बढ़ने वाले, वो ये नहीं कह रहे कि मैं बढ़ा रहा हूं, वो कह रहे हैं कि चीन भी बढ़ा रहा है, वो कह रहा है पाकिस्तान भी बढ़ा रहा है, इसलिए मैं भी बढ़ा रहा हूं। इसका मतलब दुनिया भर में एक आर्म्स रेस होने वाली है, न्यूक्लियर रेस होने वाली है। ऐसे में भारत को क्या अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर अभी बैठा रहना चाहिए, या अपना भी जखीरा बढ़ाना चाहिए, या नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को बदलना चाहिए? ये एक बहुत गंभीर मसला है। भारत के जितने भी रक्षा के विशेषज्ञ हैं, उन सभी लोगों को, चाहे उनकी विचारधारा की कहीं भी हो, लेकिन उन सभी लोगों को, भारत के विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञों को अब बैठने का समय आ गया है कि चीन भी अगर अपना, देखिए आज चीन में गलवान में घुसा, वो तो कोई परमाणु हथियार लेके नहीं घुसा, वो तो ऐसे ही घुस गया बुलडोजर लेके, ट्रक लेके, 1000, 2000, 5000 सैनिक लेके। तो जो चीन बिना परमाणु का इस्तेमाल किए हुए, बिना परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किए हुए आपकी जमीन कब्जा रहा है, वो उसके पास अगर और ज्यादा परमाणु हथियार आ जाएंगे तब तो वो बुलडोजर लेके रामेश्वरम तक घुस जाएगा। आप इसको रोकेंगे कैसे? आपके पास अगर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है तो वो तो कहेगा पहले इन्हीं को खत्म कर दो। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब क्या है? तो मेरे ख्याल से भारत को अब समय आ गया है कि अपनी न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फिर से रिविजिट, मैं ये नहीं कह रहा हूं बदलना है, लेकिन इस पर अब गंभीर चिंतन करना है। और अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण के युद्ध मतलब रेस में जा रहा है, अगर चीन जा रहा है, अगर पाकिस्तान जा रहा है, तो हम तो भैया सैंडविच हैं, बीच में बैठे कैसे रहेंगे? फिर से मैं कह रहा हूं, बंदर के हाथ में उस तरह नहीं AK-47 है।
आप इसको देख के हंसते रहिएगा तो वो गोली चला सकता है, गोली चलाएगा तो हम घायल हो सकते हैं। आपको उसको कहीं न किसी तरीके से उसको आपको ढाल बनाना पड़ेगा। या तो बंदर के हाथ से आपको AK-47 छीनना है, या तो अपने खुद को आपको क्या कहते हैं बुलेट प्रूफ पहनना है। लेकिन आपने तय किया है कि बंदर के हाथ में AK-47 है, हम अपना ही घर छोड़ के भाग जाते हैं। अब इसका कैसा विश्वगुरु हो गए भाई आप, कि बंदर को देख के आप भाग रहे हैं और अपने आप को विश्वगुरु कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से काफी जटिल मामला है, और इस चीज की गंभीरता को देखते हुए ये केवल ट्रंप साहब पे हंसने की बात नहीं है। ट्रंप साहब पर हंसिए भी तो उनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि वो ईरान पर आके बमबारी कर रहे हैं। कल भारत के ऊपर भी आने का वो निर्णय ले ले तो अरे भाई बंदर है, कुछ भी सोच सकता है। कल भारत के ऊपर कहे कि ईरान तक हमारा हवाई जहाज पहुंच गया, थोड़ा दूर और पहुंचवा देते हैं भारत हिंदुस्तान पर भी, तो भारत उसको कैसे रोकेगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जब बनती है तो वो केवल दुश्मनों को ध्यान में रख के नहीं बनती है, वो इसलिए भी बनती है। किसी भी छोटे सा एक पिस्टल होता है, उसमें भी एक सेफ्टी लॉक होता है। वो सेफ्टी लॉक इसीलिए होता है क्योंकि गलती से अपने लोगों को भी ना लग जाए। तो कोई भी देश की जब सुरक्षा नीति बनती है वो केवल दुश्मनों के लिए नहीं बनती है। भारत की सुरक्षा नीति केवल पाकिस्तान से रुकने के लिए नहीं है, केवल चीन से रुकने के लिए नहीं है। दुनिया भर में कल को मेरा दोस्त भी अगर गलतफहमी में किसी उसका मन बदल जाए, हमें धोखा देने की कोशिश करे, तो हमारे पास उस तरह का शील्ड, हमारे पास उस तरह की ढाल होनी चाहिए। वैसा ढाल होते हुए आज नहीं दिख रहा, ये दुर्भाग्य की बात है।